एसआईआर की प्रक्रिया हुई। गांव में दिक्कत ये थी, लोग जरूरत से ज्यादा बता रहे थे। शहर में दिक्कत ये थी कि लोग बताते नहीं थे पड़ोसी के बारे में भी। मैं गांव गया, मैंने एक दादी को पकड़ा। मैंने कहा, दादी आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, आप बताती रहे ना कि कौन जीवित है कौन मर गया, मुझे वोट बनाने थे। अब दादी से बातचीत जो हुई उसी का आनंद लीजिए। मैंने कहा, दादी ये माता दीन ये जीवित है या मर गए? दादी बोली, मरो ही मानो। जवाब सुनना। अरे वाह। मैंने कहा, ये क्या मतलब है? बोली, सदमा लग गया उन्हें। हमने अच्छा चलो जीवित हैं। तो हमने पूछा, हमने कि ये बताओ रिंकी देवी? बोले, रिंकी देवी तो भाग गई। हमने कहा कि उनका चक्कर चल रहा था। तो हमने कहा, दादी ये सब ना बताओ, मैं इनके पति का नाम बताओ। बोली, माता दीन, तभी तो सदमा लग गो। अरे ताली भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा, दादी ये सब चीजें हमें ना बताओ, आप ये बताओ। चलो अगला नाम लिया मैंने कि योगेश। ये योगेश कौन है? बोले, योगेश की संग में तो रिंकी देवी भागी है। तो गांव में एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी जबरदस्ती, बड़ा मतलब परेशानी हुई। अच्छा, गांव में बुजुर्ग नहीं, बच्चे भी बड़े होशियार। एक तो बच्चा बीड़ी पी रहा था, तो मैंने ऐसे उनके एक बुजुर्ग और थे, पिताजी थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब आपका बच्चा बीड़ी पी रहा है? बोले कि साहब गांव छोटा है, यहाँ पे सिगरेट मिलती नहीं है, मजबूरी है बेचारे। अरे वाह। गांव में अच्छा बच्चे छोड़, लड़कियां और ज्यादा होशियार है। मैं एक आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, आपको सुनोगे, अगर समझोगे, थोड़ी सी मेरी बातों को आप समझने की भी कोशिश करिए, आपको मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं गांव में गया, मैं बच्चों को इमारतों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ तुम में से कौन कौन गया ताजमहल देखने? किसी ने हाथ नहीं उठाया, बच्चे कभी गांव से बाहर ही नहीं निकले। एक लड़की ने हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम गई हो? कि हाँ पापा ले गए थे मम्मी को। तो मैंने कहा, अच्छा तो ताजमहल देखा था? कि नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा आगरा गई होगी, ताजमहल पे नहीं गई होगी? बोले, नहीं आगरा भी गए, ताजमहल पे भी गए। तो हमने फिर भी ताजमहल नहीं देखा? कि नहीं। अब मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन बच्ची का जवाब सुनना। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आगरा भी गई, आगरा जाके ताजमहल पे भी गई, फिर भी ताजमहल नहीं देखा? बच्ची बोली कि मम्मी बताती हैं कि तब हम उनके पेट में थे, पैदा नहीं हुए थे। क्या बात है। बच्ची का जवाब गलत तो नहीं था, लेकिन साहब आजकल क्या दिक्कत है? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। आजकल दिक्कत यही है कि हम बच्चों को भाई साहब अंग्रेजी सिखाने में लगे हुए हैं। आजकल हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम बच्चों को मैनर सिखा रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। आजकल बच्चों को घर में अंग्रेजी सिखाई जाती है। आप सब देखना, मैंने बड़ी ऐसी चीजें जो ऑब्जर्व करता हूं वही मैं लोगों को सुनाता हूं। और होता क्या, दिक्कत तब आती है जब मम्मी खुद ही हिंदी मीडियम हो। फिर जब मम्मी हिंदी मीडियम वाली अंग्रेजी सिखाती है तो फिर वो कहते घपड़ चौथ होती है। बच्चा खेल के आया, मम्मी एकदम चिल्लाई, बेटा रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पहले हैंड धो लो। धो लो। हाँ, और हैंड धो के टोटी क्लोज कर देना, टोटी क्लोज कर दे, वरना वाटर फैल जाएगा, और वाटर फैल गया तो फ्लोर रपटना हो जाएगा, और फ्लोर रपटना हो गया तो हेड टूट जाए, लेग फूट जाए। अरे वाह वाह। तो ये तो स्थितियां चल रही। लोग बढ़िया भाई, वाह। लोग प्यार में परेशान है, हर जगह परेशान है। एक तो बच्चा, मेरा बच्चा खुद शैतान है बहुत। मैंने एक बार उससे ऐसे ही कह दिया कि मैंने कहा भाई पढ़ नहीं रहा था, मैंने कहा हट गधे कहीं गए। तो बच्चा बोला कि पापा थोड़ा सा तहजीब में रहा करो, मैं छोटा हूं, मुझे गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं, मैं तो इसलिए बच के रहता हूँ। अच्छा महिलाएं आजकल जो प्यार का, एक तो योगी जी की सरकार है, प्यार करने से सब लोग डरते हैं। एक पार्क में एक लड़का लड़की बैठे थे, प्यार करने जो भी कुछ कर रहे हो, तो एकदम से एक पुलिस आ गई, एंटी रोमियो वाली। उसने कहा कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? अब लड़का सीधा साधा सकपका गया, बोला कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोला, तो काहे लड़की का टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाने दो बेचारी। पुलिस वाले ज्यादा समझदार हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि जरा सी बात पर कि नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जान देने को घूम रहे हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी खुददार लड़कों की तरफ से, सुनिए कि तुम्हारे गिफ्ट तुम्हारे मुंह पर उछाल देती तो क्या करते? वाह। तुम्हारे गिफ्ट तुम्हारे मुंह पर उछाल देती तो क्या करते? बेइज्जत करके तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देती तो क्या करते? गनीमत है कि नंबर ही डाला है तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में,
गनीमत है कि नंबर ही डाला है तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में, कहीं तुम्हें नीले ड्रम में डाल देती तो क्या अरे वाह 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 वाह। इसलिए प्यार ना करो, डायरेक्ट शादी करो। हमारे भाई साहब कुछ लोग बीच बीच में जा रहे हैं, मुझे बड़ी ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं, आज असम से भी एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चले गए। तो आप लोग बैठे रहिए, मुझे सुनते रहिए। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा था इनसे, ये बताओ कि भैया इतना सिलेंडर कहां से मिले? हमारे इटावा में तो मिल नहीं रहे, गैस की लगातार किल्लत। अच्छा ये देखो, आप सरकार की तरफ से एक चीज समझो, सरकार की बात नेता जनता तक नहीं पहुंचती, जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचती। एक ने कहा कि जब जनता महंगाई थी, बोले महंगाई बहुत है, तो सरकार बोली कहाँ है महंगाई? कहीं नहीं है। आज जनता कह रही गैस नहीं है, तो कह रही अरे सब जगह गैस है, कहाँ नहीं है गैस? मैंने कहा एक से, मैंने भी भाजपा के नेता से कह दिया, मैंने भाई साहब गैस की बड़ी दिक्कत हो रही। बोले ये बहुत है गैस, सब जगह गैस है। तो हमने कहा नंबर नहीं लग रहा। बोले नंबर लगाओ, बहुत है गैस। तो हमने कहा नंबर मिल ही नहीं रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। बोले अरे दोबारा ट्राई करो, मिल जाएगी गैस, गैस बहुत है। तो हमने कहा एक काम करो, 2 दिन के लिए अपना सिलेंडर दे दो। बोले हमारे सिलेंडर खुद खा लिए। तो हमने कहा फिर, बोले हम 5 दिन से हम खुद लाइन पे लगे हैं। लेकिन, तो हमने कहा लेकिन के आगे क्या? बोले गैस बहुत है, बस मिल नहीं रही। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? हाँ। मैं समर्थकों से बड़ा परेशान रहता हूं। समर्थक भाई साहब, एक तो मैं ट्रेन में अभी आ रहा था, एक लड़की मुझको मिल गई, मैंने ऐसे ही कह दिया कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो वो मोदी जी की कट्टर भक्त एकदम से सनक गई। बोली अच्छा कांग्रेस के टाइम में नहीं पड़ती थी क्या? हाँ मैं सही बता रहा हूं। अच्छा कोई भी मुद्दा लाते, भाजपा वालों का एक बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, कोई भी मुद्दा लेके आते हैं, जैसे हम लोग पोस्ट डालते हैं तो ऊपर लिख देते कैप्शन, ताकि लाइक ज्यादा मिले। हाँ। ये भाई साहब क्या करते हैं, कोई भी मुद्दा लेकर आते हैं, ऊपर कैप्शन में लिख देते हैं कोई देशद्रोही होगा जो उस पोस्ट को लाइक नहीं करेगा। अरे वाह क्या बात है, वाह सच्चाई बोल रहे हो तुम यार। नहीं मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूं। अच्छा ईडी वगैरह की भी आपने देखोगे, मैं अगर देखो आप लोगों का मन होगा, मेरा एक एक्ट था और उस एक्ट को केवल आम जनता ने शेयर नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज से डाला था, राहुल गांधी जी ने भी डाला था, दिग्विजय सिंह खड़गे जी सभी ने डाला था वो एक्ट। ईडी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि भाजपा में ईडी का छापा पड़ता है और वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इस समय ईडी सरकार के लिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे वो मुन्ना भाई में सर्किट नहीं था। हाँ। वो कहता भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, भाई देख लेगा, भाई देख लेगा। तो जैसे ही कोई अपराध, जैसे ही कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तुरंत ईडी पहुंच जाती है। हाँ। और समझ में नहीं आता कि ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है कि इन्विटेशन के लिए जाती है। हाँ। ऐसे ही भाजपा, कांग्रेस से भाजपा में गए एक नेता का मैंने इंटरव्यू लिया। हाँ। अब आप सुनना, आप लोगों ने देखा होगा टेली ब्रांड, जो अंग्रेजों पे डबिंग होती थी, हिंदी में डबिंग होती थी, वो आप लोग सुनिए। पीछे सब लोग थोड़ा सा एक बार ताली बजा दो, फिर मैं सुनाता हूं आप लोग। विकास भैया ये पूरा सुनना, ये राहुल गांधी जी ने और अपने हैंडल से इसको पोस्ट किया है, ये सुनिएगा पूरा, ये ब्रांडिंग पूरी सुनिएगा। हाँ 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 तो सुनिए, एक कांग्रेसी की नेता का इंटरव्यू लिया किसने? टेली ब्रांड वालों ने। वो ये कहते हैं कि मेरी बीपी की समस्या बढ़ती जा रही थी। आवाज सही कर देना भैया, आवाज तेज करो भैया, आवाज नहीं आ रही है, आवाज सही करो और बढ़ा लें। एक तो बाहर से भी आवाज आ रही है, अब आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है, सही है। एक कांग्रेसी नेता जो ईडी की डर से भाजपा में पहुंचा, उसका इंटरव्यू लिया टेली ब्रांड वालों ने। अंग्रेजी जो एक्टर होते हैं उन पे हिंदी की डबिंग होती है, उनका तरीका सुनना, मेरी जो बात सुनना। जब 2024 में मोदी जी गारंटी दे रहे थे, उस समय की ये बात है, तब मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। और बड़े बड़े नेताओं ने डाला। आज मैं आपको खुद सुना रहा हूं, आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचा होगा। तो वो कांग्रेसी नेता कहता है मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। अगर इस तरीके सुना हो तो तालियां बजा के मुझे बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। मैं सच बताऊं, मुझे नींद तक नहीं आती थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल ना जाना पड़ जाए। अरे वाह।
अरे वाह, अरे वाह। घर में जब कोई दीदी बोलता था, बीड़ी बोलता था, सीडी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता। अरे वाह। एक दिन मेरा एक मित्र घर आया, उसने मुझसे कहा कि परेशान क्यों होते हो, तुम्हें एक बार भाजपा ट्राई करनी चाहिए। सच कहूं तो पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और सच मानिए आज सब कुछ बदल गया, मैं बहुत खुश हूं। अरे वाह 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 वाह। सरकार ये दम भर रही है कि हम अन्न दे रहे हैं। मैं शुद्ध व्यंग की पंक्तियां सुना रहा हूं, अगर आप लोग सुनने की हिम्मत कर सको तो मैं बोलने की हिम्मत कर सकता हूं। स्वागत है। सुनिए। सरकार मुफ्त अन्न दे रही है तुम्हें ताकि भूख से मरोगे नहीं, मौत टालते रहो। वाह। सरकार मुफ्त अन्न दे रही है तुम्हें ताकि भूख से मरोगे नहीं, मौत टालते रहो, और अन्न के अलावा कुछ अन्य मत मांग देना। सरकार का साफ कहना है जो दे रहे हैं वो खाओ, और ये नौकरी वोकरी ये सब फालतू की बातें नहीं करनी। हाँ, ये सब राष्ट्र हित में नहीं है। सरकार मुफ्त अन्न दे रही है तुम्हें ताकि भूख से मरोगे नहीं, मौत टालते रहो, और अन्न के अलावा कुछ अन्य मत मांग देना। एंटी नेशनल मांगे ना उछालते रहो, और गुड़ गाते रहो सरकार के कि जीवित हो। कुछ कहो तो कहते पाकिस्तान का हालत देखो, श्रीलंका के हालत देखो, नेपाल का हालत देखो। हाँ, गुण गाते रहो सरकार के कि जीवित हो, ऐसे हालातों में खुद को संभालते रहो, ऐसे हालातों में खुद को संभालते रहो, और सरकार इतना तो देती ही रहेगी तुम्हें कि जिंदा बने रहो और वोट डालते रहो। जिंदा बने रहो और वोट डालते रहो। अच्छा, लोग कई बार सोचते हैं कि अब की बार सरकार बदलनी है, लेकिन ये अपना ब्रह्मास्त्र चलते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? जैसे ही अंदर वोट डालने जाते हैं, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में आता था कि विलन आपको मारने वाला होता है, हीरो विलन को मारने वाला होता था, तभी एकदम से पुलिस वाले आ जाते थे, रुक जाओ अजय तुम तुम्हारी माँ का वास्ता। याद है? ऐसे ही जैसे लोग कांग्रेस की बटन दबाने वाले होते हैं, ऐसे रुक जाओ तुम्हें भारत माँ का वास्ता। हर चीज को देश हित से जोड़ देते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि देश हित है क्या। आप कभी भी देखना, और इस समय तो भाई साहब अभी जैसे वो हुआ जब वो चुनाव के टाइम में चुनाव आयोग ने वो किया। चुनाव आयोग आपने भी देखा होगा, जो भाषा भाजपा वालों ने बोली वही चुनाव आयोग वालों ने बोली। मुझे तो लगता है बाद में उन्होंने कहा भी होगा, अपने जब इंटरव्यू दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में जाके जरूर अमित शाह जी से कहा होगा कि सर बोल वो रहे शब्द हमारे। मैं जो उस लड़की की बात बता रहा हूँ वो छूट गई बीच में, तो ऐसा वो लड़की बोली अच्छा कांग्रेस के टाइम में गर्मी नहीं पड़ती थी, तो एक दादी ने बहुत बढ़िया उसे आशीर्वाद दिया, उसके बाद से शायद उसकी भक्ति छूट गई होगी। दादी बोली जा बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे भी मोदी जैसा पति मिले। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, थोड़ा सा और माहौल बदलते, दिल्ली में भी एक बार चुनाव हुआ, आपने देखा होगा। दिल्ली में अभी चुनाव हुए जब अरविंद केजरीवाल हारे। हाँ, मैं सबकी बात करता हूं, केजरीवाल हारे, अपना सीएम हाउस छोड़ के घर पे पहुंचे। अब अन्ना जी से कुछ बातचीत हुई, वो सुनना आप लोग, मजा आएगा आपको, गारंटी देता हूं मैं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया। 4 लाइनें। सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद की सफाई करवाएंगे, तो अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। तो फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे पहनना जो चाहेंगे। फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे पहनना जो चाहेंगे। तो अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं। अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हम देखो मैं तो इटावा से आता हूँ, आदरणीय अशोक यादव जी वरिष्ठ गजलकार साहित्यकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ पूर्व मंत्री भी रहे। हमारे यहाँ क्या रहता है कि इटावा में लड़के क्या करते हैं, नए नए लड़के वो शिवपाल सिंह यादव जी के साथ, चाचा जी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं अपने आप को बिल्कुल उनका सगा भतीजा बताते हैं, और सब पे रंगबाजी पेलते हैं। ये कई बार देखा हो आपने, जिसने देखा हो वो ध्यान से सुनना, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। 2 ऐसे ही भतीजों की आपस में बातचीत सुनना।
कि 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी का हूँ सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। अरे वाह। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूँ तूने सारी बातें ये बनाई हैं। दूसरे भतीजे की बात सुनना मजा आएगा आपको। पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूँ तूने सारी बातें ये बनाई हैं। तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई है। अरे वाह वाह वाह। देखिए हास्य भी एक प्रकार का योग है। योग से भले ही आपको नुकसान हो जाए लेकिन हास्य से कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मैंने ये बात जब एक बार बोली तो धीरज भैया बोले कि योग से नुकसान कैसे हो सकता है, योग से तो कोई चांस ही नहीं नुकसान हो जाए। मैंने कहा है चांस। एक मेरा दोस्त था, वो बीड़ी बहुत, उसका भाई बीड़ी बहुत पीता था, तो मुझे स्टेशन पे एक बार मिला। मैंने कहाँ जा रहा है? बोले ये मेरा भाई ये बीड़ी बहुत पीता है और इतनी पीता है कि इसके हाथ बांधने पड़ते तब जाके मानता है। तो मैंने कहा ले कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा रामदेव के आश्रम में। मैंने कहा अच्छा। बोले कि शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए तो हाथ ना बांधने पड़े कम से कम। मैंने कहा अच्छी बात है। 2 महीने बाद मिला, मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताएं रामदेव बाबा ने मरवा दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले क्या बताएं भैया, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता। ये अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब है। भाई साहब अक्सर हमसे तारीफ करते रहते हैं कि तुम्हारी भाभी बहुत टैलेंटेड है। हाँ हाँ। भाई साहब बोले कि तुम्हारी भाभी बहुत टैलेंटेड। मैंने कहा ऐसा क्या टैलेंट है? बोले रोज मंदिर जाती है। तो मैंने कहा इसमें क्या टैलेंट है? करोड़ों महिलाएं जाती हैं। हाँ। बोले नहीं, कितनी भी सर्दी हो रोज नहा के जाती है। हमने मंदिर तो नहा के ही जाया जाता है, भाई साहब इसमें क्या टैलेंट है? बोले नहीं, नंगे पैर जाती है बिना चप्पलों के। मैंने भाई साहब मंदिर बिना चप्पलों के लोग जाते हैं, इसमें कौन सा टैलेंट है? बोले इसी में तो टैलेंट है, जाती बिना चप्पलों के है। हाँ ये बढ़िया है। ये भाई साहब जितने लोग भी पीछे खा पी रहे हैं, मुझे बड़ी मतलब देख के बड़ी आत्मा कलुषित हो रही है। मैं एक कविता सुनाता हूँ 60 सेकंड की, जितने लोग खा रहे हैं एक बार जरूर सुन ले इसको। हाँ। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची। हाँ। यहाँ पर महिलाएं सामने बैठी हुई, 2 कवित्रियां भी बैठी हुई हैं। आप सभी को गोलगप्पे पसंद होंगे। आज के बाद जब भी खाओगे तो मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी आपको जरूर याद आएगा। हाँ। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। अक्सर वो चमचा चलाते रहते ताकि पानी मिक्स होता रहे। हाँ। एक बोली भैया भैया पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही बड़े चाव से, अरे आपको कहा मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब खाते हुए कुछ लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे। वाह। मैं एक कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा, आप लोग एक बार ताली बजाओ, मैं कुछ भूमिका बताता हूं आपको। थोड़ा पानी पी लूं। हाँ। तो थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी थी, नहीं तो और भी सुना सकते थे हम। हाँ। एक याद आ गया बिहार में भाई साहब। अभी क्या हुआ, एक दिल्ली में मेरे बुजुर्ग थे मिले जान पहचान के, तो वो एक भाजपाई से मिले और एकदम से भावुक हो गए। बोले हम तो बहुत जाना चाहते थे बिहार, हमेशा चाहते सरकार बने, बस हमारे पैरों में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, नहीं तो हम वोट डालने जरूर जाते हैं। हाँ। तो भाजपाई भी इमोशनल हो गया। बोला अरे चाचा बस आप आशीर्वाद देते रहो, वोट तुम आपका डलवा लेंगे। तो ऐसी स्थितियां इस समय चल रही हैं। हाँ। लेकिन इस कविता के मंच से, पावन मंच से कुछ जरूरी बात होनी चाहिए। इसने अभी बात कही, संदेश ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी कौमी एकता के लिए। मैं थोड़े से अलग नजरिए से कहना चाहता हूं, अशोक दादा आप भी सुनना। हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीके की कविता है। ये कविता उन लोगों के लिए नहीं है जो 10% वो हैं जो रईस हैं, जो खानदानी रईस हैं।
जो अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े नेता हैं। ये कविता 70% उन लोगों के लिए है जो घर में पुताई का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं, घर में पुट्टी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, या ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं। यही 70% लोग सरकार बनाते हैं और यही 70% लोग भड़काने पे भड़कते हैं। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं, इलाज देने की कोशिश करता हूं, सुनिए। नौशाद भाई आप सुनिए, आप सभी लोग सुनिए, बस थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा 5 मिनट के लिए। ये कविता आप घर पे लेकर जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आप भूलेंगे नहीं। आम आदमी जिसको रोटी दाल की चिंता रहती है, जिसके घर में रोज शाम को भूख बिलकती रहती है, जिसको चिंता है कि उसका बच्चा घर में भूखा है, आटे की टंकी खाली है और तेल का डिब्बा सूखा है, गरीब नहीं होता है कट्टर, इस झंझट में ना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो फिर आपस में न लड़ता है। अरे हिंदू मुस्लिम आपस में फिर नफरत ना कर पाते हैं। ऊर्जा मिले आपकी। हिंदू मुस्लिम आपस में फिर नफरत ना कर पाते हैं। भूख का धर्म है केवल रोटी, बात समझ जब जाते हैं। क्या बात है, वाह। भूख का धर्म है केवल रोटी। ऊर्जा आपकी लगातार मिले, मैं और आगे कहने की कोशिश करता हूं। लेकिन भड़काने वालों का क्या है, घर जलता है तो जल जाए। भड़काने वालों का क्या है, घर जलता है तो जल जाए। उनका मकसद इतना है कि उनका काम निकल आए। करे ना ऐसा वो तो उनकी दाल नहीं गल पाती है और पब्लिक बेचारी उनकी ये चाल समझ ना पाती है। आखिरी पंक्ति इसके बाद सुनना। करे ना ऐसा वो तो उनकी दाल नहीं गल पाती और पब्लिक बेचारी उनकी ये चाल समझ ना पाती है। काम धाम छोड़कर जब उनकी बातों में पड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान तभी आपस में लड़ते हैं। अरे हम हैं मूर्ख जो गलियों में कत्लेआम मचाते हैं। हम हैं मूर्ख जो गलियों में कत्लेआम मचाते हैं और हमारी लाशों पर वो सिंहासन पा जाते हैं। क्या बात है, वाह। और हमारी लाशों पर पावन पंक्तियों के लिए इतनी बड़ी पंक्तियों पे इतनी कम तालियों की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, लेकिन उंगली सिर्फ एक और नहीं उठेगी। दोनों तरफ इस तरीके के लोग हैं। आज अगर भगत सिंह अशफाकुल्ला हमारे बीच में होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम में से कोई भी उनसे आंख मिलाने के लायक नहीं था। आज सब अपने अपने दुखड़े लेकर बैठे हैं आपस में। मत भूलो हम भगत सिंह अशफाकुल्ला के बेटे हैं। मत भूलो हम भगत सिंह अशफाकुल्ला के बेटे हैं। आज अपना अपना दुखड़ा लेकर क्यों आपस में बैठे हैं। मत भूलो हम भगत सिंह अशफाकुल्ला के बेटे हैं। आज अपना अपना दुखड़ा लेकर क्यों आपस में बैठे हैं। अरे बांटना है तो बांटो, 2 हिस्से तो हो ही चुके। बांटना है तो बांटो, पर कितने हिस्से बांटोगे। वाह, दुखड़े तो बट जाएंगे पर पुरखे कैसे बांटोगे। क्या बात है, वाह। दुखड़े तो बट जाएंगे, बड़ी पंक्तियां हैं भाई, कैसे बांटोगे। और सुनिए, धन्यवाद। पर पुरखे कैसे बांटोगे। हिंदू मुस्लिम साथ रहें तो इससे अच्छा क्या होगा। हिंदू मुस्लिम साथ रहें तो इससे अच्छा क्या होगा। गंगा जमुना साथ बहें तो इससे अच्छा क्या होगा। और होली पर गुजिया हम उनको खिलवाएं, होली पर हम गुजिया उनको भी खिलवाएं और ईद पर गले मिलें तो इससे अच्छा क्या होगा। क्या बात है संजय भैया, सुनिएगा। लेकिन कीड़ा हर किसी में है, हर वर्ग में, हर जाति में है, हर प्रकार के लोगों में। ऐसा नहीं कोई एक लोग ठेका लेके बैठे हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। उन दोनों के लिए एक ऑपरेशन की पंक्ति बताता हूं। क्या सुनिए, मैं दावा कर रहा हूं इस तरीके की कविता आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही शायद सुनेंगे। और अगर लोगों ने सुनना बंद कर दी तो मैं सुनाना भी बंद कर दूंगा। ऐसी कविताएं अगर मंच पर नहीं आती हैं तो गलती कवियों की नहीं, आप लोगों की ज्यादा है। आपने सुनना बंद कर दिया अच्छी चीजें, लोगों ने कहना बंद कर दिया। वाह, बड़ी बात। सुनिए, करके देखो अमल जरा तुम मेरे एक सुझाव का, खुलकर कर दो ऐलान ये बस दोनों के अलगाव का। हिंदू मुस्लिम दोनों से कह दो ना साथ में रहना तुम, कोई जरूरत पड़े तो एक दूसरे से कुछ ना कहना तुम। हिंदू भी ना AMU या जामिया वाले फॉर्म भरें, मुसलमान भी BHU में जाना बिल्कुल बंद करें। हलवाई ना मुस्लिम हो तो मुस्लिम कुछ भी खाए ना, हिंदू नाई नहीं मिले तो हिंदू बाल कटाए ना। हिंदू रिक्शे वालों पर अब मुस्लिम चलना बंद करें, मुस्लिम ठेले वालों को भी हिंदू नाका बंद करें। कोई हिंदू किसी भी मुस्लिम की दुकान पर जाए ना, कोई मुस्लिम हिंदू से सामान कभी कुछ लाए ना। धीरे धीरे दोनों का धंधा ठप हो जाएगा। वाह, जब धीरे धीरे दोनों का धंधा ठप हो जाएगा, घर से पैसा और सुकून दोनों गायब हो जाएगा।
तब समझेंगे क्या कि ऐसे परिवार नहीं पल पाएगा, तब समझेंगे कि ऐसे परिवार नहीं पल पाएगा। दिन भर चिंता होगी, अब तो काम नहीं चल पाएगा। क्या बात है? अलग रहे तो दोनों के ही ऊपर संकट छाएगा, अलग रहे तो दोनों के ही ऊपर संकट छाएगा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, परिवार तलक मिट जाएगा। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अलग रहे तो दोनों के ही ऊपर संकट छाएगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, परिवार तलक मिट जाएगा। अरे साथ जरूरी कितना है ये बात पता चल जाएगी, साथ जरूरी कितना है ये बात पता चल जाएगी। चंद दिनों में दोनों को औकात पता चल जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत होनी चाहिए। वाह